हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान में लोग नाखुश, विभाजन को मानते हैं बहुत बड़ी गलती। मोहन भागवत ने कहा बसाना है अब नया भारत। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच बताएंगे जहां पर भारत की सीमा पर क्यों गश्त लगा रहे हैं चीनी पोत, क्या जहाजों से जासूसी कर रहा है ड्रैगन। बताएंगे दोस्तों कैसे भारत की सीमा के पास पहुंचा ये, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां कतर को एयरपोर्ट बेचने जा रहा कंगाल, पाकिस्तान पैसे के लिए पाई पाई बेचने को तैयार शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां इस 1 अप्रैल यानी आज से कौन कौन से नए नियमों में बदलाव हुए हैं। दोस्तों हर तरह की जानकारी बताएंगे, बैंकों की छुट्टी से लेकर के पोस्ट ऑफिस के नए स्कीम में फायदे को लेकर, तो हर तरह की जानकारी बताने वाले। तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत वाकई में महान देश है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में लोग नाखुश, विभाजन को मानते हैं बड़ी गलती। मोहन भागवत ने कहा बसाएंगे नया भारत। बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि आजादी के 7 दशक से अधिक समय के बाद भी पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं, और अब वे मानते हैं कि भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी गलती थी। वो किशोर क्रांतिकारी हेमू कालाणी के जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुःस्वप्न है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से अलग होने के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में दुख है, जबकि भारत में सुख है। अमर बलिदान हेमू कालाणी के जयंती पर यहाँ आयोजित समारोह में सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है, भारत खंडित हो गया है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने आगे कहा कि अपनी हट धर्मिता के कारण भारत से हम अलग हो गए, संस्कृति से अलग हो गए, क्या वे सुख में है। उन्होंने आगे कहा यहाँ यानी भारत में सुख है और वहाँ पाकिस्तान में दुख है। भागवत ने कहा जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। मालूम होगी पाकिस्तान में आर्थिक हालात बहुत खराब है, पाकिस्तानी जनता दाने दाने को तरस रही है, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान में पहुंच गए हैं, बिजली से लेकर खाने पीने की कीमतों में आग सी लगी हुई है। पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक नहीं मिल सका। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत को संपूर्ण बनाना बहुत जरूरी है, और आज पाकिस्तान के लोग अपनी गलती मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हम भारत से अलग हो गए। क्या दोस्तों मोहन भागवत की जो ये बात है कि भारत को फिर से जोड़ना है, क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए या नहीं? आप लोग जो भी दोस्तों बताना चाहें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। पाकिस्तान के लोगों को देखते हुए बहरहाल पाकिस्तान तो बस दूसरा नाम दे दिया गया है, लेकिन भारत के ही वो सारे हिस्से हैं। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, और आज जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या अब जहाजों से जासूसी कर रहा ड्रैगन, भारत की सीमा पर क्यों गश्त लगा रहे चीनी पोत। जी हां, चीन की बुरी नजर लगातार भारत का पीछा नहीं छोड़ रही है। अब तक ड्रैगन गुब्बारों को भेजकर अमेरिका की जासूसी कर रहा था। इस बार चीन की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने भारतीय समुद्री सीमा के पास जासूसी जहाज भेज दिया है। ओडिशा में पारादीप के तट से लगभग 161 समुद्री मील दूर भारतीय तट के पास एक चीनी जासूसी जहाज है, यांग शी यू देखा गया है। इस जहाज को अनुसंधान पोत के रूप में कैटेगराइज किया गया है। कथित तौर पर इसे बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की गहराई और लवणता पर डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया है। इस आधुनिक जहाज को 2015 में टियानजिन में बनाया गया था और इसका वजन लगभग 2000 टन है। चीनी नौसेना नियमित रूप से इस प्रकार के जहाजों को हिंद महासागर में भेजती रही है। मौजूदा वक्त में इस क्षेत्र में 2 अन्य अनुसंधान पोत है। जी हाँ, अभी 2 साल पहले कमीशन किया गया एक चीनी विध्वंसक नैनिंग अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। 7500 टन से अधिक वजनी ये एक भारी हथियारों से लैस टॉप ऑफ द लाइन युद्ध पोत है। चीन का एक अन्य अनुसंधान पोत द यांग हाओ भी हिंद महासागर में तैनात है। एक 4 साल पुराना जहाज 27 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के डरबन से रवाना हुआ था। एक तीसरा अनुसंधान पोत जियान यांग हांग 27 मार्च को पोर्ट एलिजाबेथ के सामने था और केप टाउन से सिंगापुर के लिए निकल रहा था। और यह आधुनिक जहाज 2016 में बनाया गया था और इसका वजन लगभग 1600 टन है। बहरहाल अब देखना ये होगा दोस्तों क्या वास्तव में ये जहाज भारत की जासूसी कर रहे हैं या नहीं। इस पर भारत से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बड़ी खबर बताते हैं, जहां बाड़मेर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, 3 दिन में पकड़े आईएसआई के 6 एजेंट सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहे थे। जी हां, राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। राजस्थान सीआईडी के 3 दिन में आईएसआई के 6 एजेंट पकड़े हैं। 29 मार्च को 4 एजेंट पकड़े थे,
जबकि 31 मार्च के 2 एजेंट पकड़े गए हैं। ये खुफिया एवं सामरिक महत्व की सूचनाएं भेज रहे थे। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को राजस्थान के बाड़मेर में सीमावर्ती क्षेत्रों की गोपनीय सूचनाएं भिजवाने के आरोप में सीआईईडी इंटेलिजेंस जयपुर की टीम द्वारा आईएसआई के 2 स्थानीय एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। पैसों के लालच में दोनों आरोपी प्रतिबंधित स्थानों के वीडियो और फोटोग्राफ्स, लोकेशन तथा अन्य गोपनीय सूचनाएं भेज रहे थे। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां चीन ने एलएसी पर उठाए भड़काऊ कदम। जो बाइडेन के अधिकारी ने कहा, अमेरिका साथ देने को हरदम तैयार भारत का। जी हां, भारत और चीन के बीच विवादित सीमा पर सेनाओं के विस्तार से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव का जोखिम बढ़ रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उप सहायक और इंडो पैसिफिक के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने कहा है कि वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ अधिक निकटता के साथ काम करने को तैयार है। वॉशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी को कैंपबेल ने कहा कि भारत अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम करीबी सहयोगी नहीं होंगे। हम आगे बहुत चीजें साझा करेंगे। हमें उस भूमिका को समझने की आवश्यकता है जो वैश्विक मंच पर भारत एक महान राष्ट्र के रूप में निभाएगा। अमेरिका में भारतवंशियों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध पहले से ही बहुत मजबूत है और यहाँ के लोगों का आपस में संबंध शायद किसी भी देश से ज्यादा मजबूत है। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से चीन को लेकर भारत के साथ हम खड़े हैं, ऐसी बात अमेरिका कर रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या वास्तव में अमेरिका भारत को सपोर्ट करने के लिए बड़ा दिल दिखा रहा है या फिर कहीं ना कहीं इसमें भी अमेरिका की कोई बड़ी चाल? आपको जो भी लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर। पाकिस्तान में राशन बांटने के दौरान भगदड़, 11 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। बता दे, पाकिस्तान में गरीबी की मार झेल रही आम जनता भूखों मरने के कगार पर है। लोग राशन के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं। पाकिस्तानी शहर कराची में शुक्रवार को मुफ्त राशन वितरण अभियान के दौरान मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोस्तों, ये नई खबर हम आपको बता रहे हैं कल की, जहां पाकिस्तान के एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से बड़ी जानकारी आई है। उन्होंने बताया है कि राशन वितरण केंद्र में भगदड़ के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग बेहोश हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कराची के SITE यानी सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एस्टेट इलाके में हुई है। नकदी की तंगी से जूझ रही पाकिस्तानी सरकार द्वारा कराची में मुफ्त राशन वितरण अभियान शुरू करने के बाद कई लोगों के सरकारी वितरण केंद्र पर आने के बाद मौतों और चोटों की सूचना मिली है। हाल की ये त्रासदी पिछले सप्ताह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार द्वारा चलाए गए मुफ्त आटा वितरण अभियान के दौरान हुई। ऐसी ही भगदड़ में 4 बुजुर्गों की जान गंवाने के कुछ दिनों बाद आई है। जी हां, आज की घटना को छोड़कर पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में हाल के हफ्तों में 11 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के हवाले से कहा गया है कि ट्रकों और वितरण केंद्रों से आटे की हजारों बोरियां भी लूट ली गई हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान में अब तक की घटनाओं में कुल मारे गए लोगों की बात करें तो पहले भी 11 मारे जा चुके हैं, अलग अलग करके 3-4 ऐसे करके, और अब टोटल कल वाले 11 को मिला दे तो 22 के करीब लोग मारे जा चुके हैं इस भगदड़ में। यानी कि ये दिखाता है भगदड़ की पाकिस्तान की आज जो स्थिति है वो किसी गरीब से गरीब देशों में भी नहीं हुई थी। जी हाँ, जिस पर आटे को लेकर लोग मारे जा रहे हैं भगदड़ में और पाकिस्तान की सरकार के ठाट बाट ही कम नहीं हो रहे। बहरहाल इस पर आपकी निजी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं, जहां कतर को एयरपोर्ट देने जा रहा कंगाल पाकिस्तान पैसे के लिए पाइप बेचने को तैयार। शहबाज शरीफ बता दें पाकिस्तान में कितनी कंगाली है, आपने पहले खबर को देखकर ही समझ गए होंगे। लेकिन आपको बता दें, कंगाली से जूझ रहा ये पाकिस्तान जल्द ही अपने 3 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन को कतर के हाथों में सौंप सकता है। पाकिस्तानी सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान का मकसद हवाई अड्डों को अमीर देशों के हाथ में सौंपकर भुगतान संकट के गंभीर असंतुलन को दूर करना है। पाकिस्तान इसके जरिए बाहरी निवेश को भी आकर्षित करना चाहता है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने खुलासा किया था कि इस्लामाबाद इस मुद्दे को लेकर कतर के साथ बातचीत कर रहा है। वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से भी संपर्क करने की तैयारी में है। जी हाँ, पाकिस्तान का दावा है कि इस कदम से हवाई अड्डों की सर्विस में सुधार होगा और देश में लंबे समय बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आएंगे। रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद ने विश्व बैंक की सहायक कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सेवाओं को भी ले लिया है, जिसने दर्जनों हवाई अड्डों के लिए परामर्श प्रदान किया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां LAC पर तनाव के बीच भारत का दौरा कर सकते हैं चीनी रक्षा मंत्री। SCO की बैठक के लिए भारत ने किया इनवाइट। जी हां, भारत और चीन के बीच पिछले करीब 3 वर्षों से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चले आ रहे गतिरोध के बीच चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के भारत यात्रा पर आने की संभावना है। दरअसल भारत 27 अप्रैल से शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है और उसने इसके लिए सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को आमंत्रित
आमंत्रित किया है। पाकिस्तान और चीन के रक्षा मंत्रियों को भी बैठक में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया गया है। सूत्रों के अनुसार चीन के रक्षा मंत्री के बैठक में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेने की संभावना है और इसके लिए वो भारत यात्रा पर आ सकते हैं। यदि चीनी रक्षा मंत्री भारत आते हैं तो पूर्वी लद्दाख में करीब 3 वर्ष से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के बाद चीन के रक्षा मंत्री की ये पहली भारत यात्रा होगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पुतिन के दोस्त को हमले का डर, बेलारूस ने रशिया से मांगे परमाणु हथियार, कहा वो हमें बर्बाद कर देंगे। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ दिनों पहले पड़ोसी देश बेलारूस में टेक्टिकल परमाणु हथियार तैनात करने की बात कही थी। पुतिन के इस बयान से दुनिया भर में खलबली मच गई थी, लेकिन अब बेलारूस ने खुद आगे आकर रशिया से स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों की मांग की है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शुक्रवार को कहा कि रशिया से परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर हमने बातचीत तेज कर दी है। पड़ोसी देश पोलैंड से बेलारूस में हमले की योजनाएं बन रही हैं। उन्होंने सांसदों और सरकारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती से देश की सुरक्षा होगी। बेलारूस को पश्चिमी देशों से खतरा है, वे बेलारूस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वे हमारे देश को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बेलारूस की सुरक्षा चाहता हूं और यहाँ के लोगों के लिए शांति सुनिश्चित करना चाहता हूं। लुकाशेंको ने कहा कि अगर रशिया को यह लगेगा कि उसे खतरा है तो वो सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। वो और पुतिन जरूरत पड़ने पर तय करेंगे कि बेलारूस की धरती पर परमाणु हथियारों को कहां पर तैनात किया जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देश लुकाशेंको को उखाड़ फेंकने का कैंपेन भी चला रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां विवादित द्वीपों पर चीन और जापान ने स्थापित की सैन्य हॉटलाइन, समुद्री और हवाई संकटों पर लगेगी रोक। जी हां, पूर्वी चीन सागर में विवादित जल क्षेत्र में आक्रामक गश्त के कारण पैदा होने वाली समुद्री और हवाई घटनाओं के प्रबंधन और नियंत्रण की क्षमता को मजबूत करने के लिए चीन और जापान ने शुक्रवार को एक सैन्य हॉटलाइन स्थापित किया है। इस हॉटलाइन तंत्र की ऐसे समय में घोषणा की गई है जब जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी इस सप्ताहांत पर बीजिंग का दौरा करेंगे। वो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर बातचीत के लिए अपने चीनी समकक्ष किंग गैंग से मुलाकात करेंगे। साल 2019 के बाद से किसी जापानी विदेश मंत्री का ये पहला चीनी दौरा होगा। आखिरी बार हयाशी के पूर्ववर्ती तोशिमित्सु मोटेजी बीजिंग गए थे। इसके बाद कोविड-19 के कारण चीन ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था। चीन ने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए देश को फिर से खोल दिया था। बात करें एक और खबर की, जहां पाकिस्तान में जबरन हो रहा धर्मांतरण, सड़क पर उतरे हिंदू समुदाय के सदस्य जोरदार किया प्रदर्शन। बता दे, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन और देश में हिंदू लड़कियों एवं महिलाओं के जबरन विवाह की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समुदाय के कई सदस्यों ने यहां मार्च निकाला। हिंदू संगठन पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद यानी पीडीआई ने गुरुवार को कराची प्रेस क्लब के बाहर और सिंध विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं और वे अक्सर भेदभाव का शिकार होते रहते हैं। पीडीआई के एक सदस्य ने कहा कि हम खासकर ग्रामीण इलाकों में सिंधी हिंदुओं की इस समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, जहां 12 से 13 साल की लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया जाता है और फिर किसी अधिक उम्र के मुस्लिम से उनका विवाह जबरदस्ती जबरन करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को किए गए इस प्रदर्शन का कुछ प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को इस अपराध के बारे में जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में बाहर देश में बैठे बड़े बड़े नेता जो दोस्तों भारत पर अल्पसंख्यकों को लेकर झूठा प्रचार करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक कमजोर है, दुविधा में है, लेकिन पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं दोस्तों, वो उनको हकीकत में दिखाई नहीं दे रहा, या उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं पाकिस्तान पर। ऐसे में उन सभी को ये बहुत बड़ा तमाचा है उनके गाल पर दोस्तों। इल्हान उमर जैसे नेता का जो कल भारत के खिलाफ बयान दे रही थी। बात करें एक और खबर की, जहां नॉर्थ कोरिया से खाने के बदले हथियार लेगा रशिया। अमेरिका का बड़ा दावा, डील करने जाएंगे रूसी अफसर। किम जोंग उनके देश में अनाज की भारी कमी। बता दें, यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए रशिया अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों, और कह दिया है कि ये डील करने के लिए रूसी अफसर नॉर्थ कोरिया जाएंगे और किम जोंग के साथ बातचीत करेंगे और उनके हथियारों के बदले उनकी अनाज की पूर्ति की जाएगी। बात करें एक और खबर की, जहां भारतीय मूल के अमेरिकी को मिली बेहद अहम जिम्मेदारी, पहले भारत में दे चुके हैं यूएस राजदूत के तौर पर सेवा। बता दें, भारतीय मूल के अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को गुरुवार यानी 30 मार्च को अमेरिका की सीनेट के तरफ से विदेश विभाग के शीर्ष पद के लिए नियुक्ति की गई है। अमेरिकी सीनेट ने भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत के तौर पर अपनी सेवा दे चुके रिचर्ड वर्मा को उप सचिव प्रबंधन और संसाधन का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। रिचर्ड
वर्मा को अमेरिका में जिस पद पर नियुक्त किया गया है वो आमतौर पर अमेरिकी सरकार में शक्तिशाली राज्य विभाग के सीईओ के रूप में देखा जाता है। रिचर्ड वर्मा को नियुक्त करने के लिए वोटिंग की गई। इसमें 67 लोगों ने उनके लिए वोट किया जबकि 26 लोगों ने उनके विरोध में। रिचर्ड वर्मा ने पहले जनवरी 2015 से जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। फिलहाल रिचर्ड वर्मा मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख है। रिचर्ड वर्मा ने ओबामा प्रशासन के दौरान विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में भी काम किया है। ऐसे में इनको ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों आप लोग। इनके कार्य करने को लेकर बात करते हैं अगली खबर की, जहां अमेरिका जाकर ताइवान की राष्ट्रपति ने कह दी चीन को चुभने वाली बात, भड़क गया ड्रैगन। जी हां, ताइवान से अमेरिका की दोस्ती का चाइना हमेशा से ही विरोध करता रहा है और उसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताता है। इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका पहुंची है और चीन को चुभने वाली बातें कही हैं। वेन ने न्यूयॉर्क में ताइवानी अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज हम और अमेरिका जितने करीब हैं इतिहास में उतने कभी नहीं रहे। उनका ये बयान चीन को चिढ़ाने वाला माना जा रहा है, जो अमेरिका और ताइवान की सरकारों के बीच दौरों का विरोध करता रहा है। चीन का कहना है कि ये उसकी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। साई इंग वेन बुधवार को न्यूयॉर्क पहुंची थी, जहां उन्होंने गुरुवार का दिन भी गुजारा वहां। इस दौरान दोस्तों उन्होंने बुधवार की रात को दिए अपने भाषण में अमेरिका को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी सुरक्षा को मजबूत किया है और लगातार सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ताइवान सुरक्षित रहेगा तो दुनिया सेफ रहेगी। उन्होंने कहा कि ताइवान अपने लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर दुनिया को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करता रहेगा। हालांकि इस बीच चीन समर्थक लोगों ने साई इंग वेन के कार्यक्रम के बाहर आंदोलन भी किया। साथ ही साथ दोस्तों आंदोलन करते करते ताइवान के खिलाफ नारेबाजी भी की और चीन के झंडे भी लहराए। यही नहीं, ऐसे एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया जिसने एक तख्ती ले रखी थी। बात करते हैं अगली खबर की, जहां यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को लेकर बहुत बड़ा दावा, कहा अक्सर शराब के नशे में रहते हैं ये। जी हां, रशिया और यूक्रेन में छिड़े जंग 13 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस युद्ध के बीच रूसी सैनिकों को लेकर दावा किया गया है कि वो शराब के नशे में रहते हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस की 3rd आर्मी कॉर्प्स के सैनिक अक्सर शराब के नशे में डूबे रहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये सैनिक बेलारूस से खराब ट्रेनिंग लेकर आए हैं और लगभग बेकार हो चुके हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीग्राफ ने यह दावा यूक्रेन से मिले सूत्रों के हवाले से किया है। पिछले साल 24 फरवरी को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था तो उसके बाद रूसी सेना ने 3rd आर्मी कॉर्प्स बनाई थी। यूक्रेन से जंग के बाद ये रूसी सेना की सबसे बड़ी कॉर्प्स है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार, पीएम मोदी ने ट्वीट करके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि पोप फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पोप ब्रोंकाइटिस से संक्रमित है। एक लोकल अखबार के मुताबिक शीरा एंटीबायोटिक्स दिए जाने के बाद गुरुवार को पोप में सुधार दिखाई दिए। वेटिकन के मुताबिक पोप को अगले कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। रोम के जेमेली अस्पताल में बुधवार को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण पोप फ्रांसिस को भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया था कि पोप को ब्रोंकाइटिस है, उन्हें एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने बताया कि पोप को अगले कुछ दिनों में डिस्चार्ज किया जा सकता है। बुधवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने साप्ताहिक आम दर्शन के बाद पोप फ्रांसिस को स्टेट्स और टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया था। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने हाईकोर्ट में दायर किया पीआईएल। अमित शाह ने की गवर्नर से बात। बता दे पश्चिम बंगाल में रामनवमी उत्सव के दौरान हावड़ा में एक शोभा यात्रा पर पथराव और वाहनों की आग की घटना के अलावा डालखोला में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। शुक्रवार को एक बार फिर से हावड़ा में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। यहाँ एक बार फिर जमकर पथराव हुआ। हावड़ा में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजी नगर में मंदिरों पर पत्थरबाजी की। इससे पहले गुरुवार को देश भर में रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा इस्लामापुर में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश रद्द। अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल मुख्य सूचना आयोग CIEC ने अपने आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के PIO को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और ये रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की
जानकारी उपलब्ध करवाएं। ऐसे में दोस्तों अब इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। उल्टा अरविंद केजरीवाल पर ही 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। ऐसे में विपक्षियों के नापाक मंसूबे कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां दिग्विजय के जर्मनी को थैंक यू कहने पर कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने कहा बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं, ये हमारे घर की लड़ाई बता दें। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का संज्ञान लेने के लिए कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह द्वारा जर्मनी का आभार जताए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि हमें विदेश से समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी अपनी है। दिग्विजय से असहमति जताते हुए सिब्बल ने यह भी कहा हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी यानी सपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि कपिल सिब्बल एक वकील है और इन्होंने जो ये बात कही है कि भारत की बात अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर की लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप भी मानते हैं, बेशक विपक्ष ही सही, पर ये बात थोड़ी सी सही कही है इन्होंने, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग चलते एक और खबर की तरफ, जहां सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं पर अब ज्यादा मिलेगा ब्याज, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने आम जनता को छोटी बचत योजनाओं में निवेश के जरिए ज्यादा सेविंग का अच्छा मौका दे दिया है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। बचत स्कीम में ब्याज दर के बदलाव की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। इन छोटी बचत स्कीम की ब्याज में दर में 0.70% तक बढ़ोतरी की गई है और इन योजनाओं पर यह बढ़ी हुई ब्याज दर अप्रैल जून 2023 की तिमाही तक लागू होगी। जी हां, इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीएफ पर ब्याज दर जस की तस है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर बता दें, जहां आज से बदल जाएगी पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, आपको मिलेगा डबल फायदा। जी हां, पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया तो आपके लिए ये योजना फायदेमंद रहेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में अब आप सिंगल अकाउंट पर 9 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। इसकी अधिकतम निवेश की सीमा 4.5 लाख रुपए थी, तो वहीं ज्वाइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इसकी अधिकतम निवेश की सीमा पहले 9 लाख रुपए थी। इस स्कीम की निवेश की सीमा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान बढ़ाया था। जी हाँ, और इसी बीच दोस्तों अप्रैल के महीने में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे, छुट्टियों की पूरी लिस्ट भी हमने स्क्रीन पर दिखा दी, आप देख पा रहे होंगे। और इन्हीं सारी महत्वपूर्ण खबरों के बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।